Hello everyone, this is Rajni Mehta, Assistant Professor of Political Science. Welcome to my YouTube channel Political Mirror. आज हम करेंगे भारतीय राजनीति और क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का पार्ट 1 मैंने पहले करवाया है। आज हम उसका बाकी हिस्सा करेंगे कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद ने किस तरीके से अपना रोल अदा किया है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद, देखिए भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद हमें कैसे कैसे देखने को मिला, इस पर आज हम स्टडी कर रहे हैं। क्षेत्रवाद और पृथक राज्यों की मांग, शुरू से लेकर अब तक जब से हम आज़ाद हुए हैं, क्षेत्र की बात हर पॉइंट्स पर निकल कर आती है, हर चरण में निकल कर आती है। क्षेत्रवाद के आधार पर पृथक राज्यों की मांग, बहुत से ऐसे राज्य हैं जो क्षेत्रवाद के आधार पर बने। इसके पीछे कई कारण होते हैं, जैसे आर्थिक पिछड़ापन, जाति, भाषा, धर्म। इन मुद्दों को लेकर बहुत से राज्य समय समय पर मांग उठाते हैं कि उन्हें पृथक राज्य का दर्जा दिया जाए। जिस तरीके से 1970 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 1972 में त्रिपुरा व मणिपुर को दिया गया, 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर बना, बम्बई राज्य का विभाजन हुआ, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना हुई। इसी तरीके से पंजाब राज्य का और हरियाणा राज्य का पुनर्गठन 1966 में हुआ और 2000 में उत्तर प्रदेश में से निकलकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड ये बने। तो ये पृथक राज्य बने और कोई ना कोई कारण इनमें होता है, चाहे क्षेत्र हो, चाहे जाति हो, भाषा हो, इनमें कहीं ना कहीं असंतोष की भावना होती है, इसलिए ये पृथक राज्य की मांग करते हैं। हाल ही में तेलंगाना जो है वो भाई नया राज्य बना। क्षेत्रवाद बनाम अंतर्राज्यीय झगड़े, ये भी एक रूप हमें देखने को मिला कि राज्यों के बीच में आपसी झगड़े वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। सीमा विवाद हो सकता है या नहरी पानी विवाद हो सकता है। राजस्थान के बीच और गुजरात के बीच नर्मदा जल को लेकर विवाद रहा। हरियाणा और पंजाब के बीच सतलुज यमुना लिंक को लेकर विवाद रहा। तमिलनाडु व कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद रहा। इस तरीके से बहुत से उदाहरण हमें भारतीय राजनीति में मिलते हैं जिनके आपस में ये झगड़े रहे। कावेरी विवाद को अटल बिहारी वाजपेयी ने सॉर्ट आउट किया। हरियाणा पंजाब का सतलुज विवाद अभी तक लटका हुआ है। तो ये राज्य आपस में पानी या सीमा विवाद को लेकर लड़ते हैं और अलग क्षेत्र बनाने की मांग करते हैं। क्षेत्रवाद और स्वायत्ता की मांग, स्वायत्ता जैसे मैंने पहले भी बताया था कि राज्य कहते हैं कि केंद्र हमारे बीच कम से कम हस्तक्षेप करे। स्वायत्ता की मांग, बहुत बार ऐसा होता है कि राज्यों द्वारा यह आरोप उठाया जाता है कि केंद्र सरकार हमारे साथ पक्षपात करती है। वित्तीय निर्भरता के मामले में भी वो ये कहते हैं कि राज्य गैर दल की सरकारों के साथ भेदभाव करती है, विकासकारी कार्य नहीं करवाती। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो असंतोष को जन्म देती हैं और अलग क्षेत्र बनाने की मांग करती हैं। क्षेत्रवाद और केंद्र राज्य संघर्ष, जैसा कि पहले भी बताया कि केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। वो किसी भी बात के लिए हो सकता है और ज़्यादातर जहाँ गैर दलों की सरकारें होती हैं वहाँ हमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है, केंद्र सरकार इस तरह से कानून बनाते हैं जो राज्य सरकारों को मंजूर नहीं होते और राज्य सरकार फिर उनके विरोध में बोलती है और केंद्र का निर्णय मानने से इनकार कर देती हैं, विरोध करते हैं, निर्देशों का पालन नहीं करते, जिसके कारण दोनों के बीच में संघर्ष होता है और राज्य जो है वो अलग होने की मांग कर बैठते हैं। क्षेत्रवाद और उत्तर दक्षिण की भावनाएं, ये तो हमेशा से ही चली आ रही हैं कि दक्षिण के लोग अपने आप को उत्तर के लोगों से अलग मानते हैं। उत्तर के लोग हिंदी को अपनी भाषा मानते हैं और दक्षिण के लोग अंग्रेजी को। ये भाषा के आधार पर अलग होना चाहते हैं। क्षेत्रवाद और भाषावाद, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाषा का अल्पसंख्यक जो है वो ये कहते हैं कि राष्ट्रभाषा हमारी कौन सी होनी चाहिए। संविधान ने जैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण भी हुआ। दक्षिण के लोग हिंदी भाषा का विरोध करने लगे, वे हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करते और राजनीतिक हथियार में इसको प्रयोग किया जाता है। दक्षिण में हिंदी का जोरदार विरोध किया जाता है। तो इस तरीके से बार बार असम के लोग असमी भाषा बोलते हैं। हिंदू हैं 72% हैं, वे सोचते हैं कि असम भाषा बोलने वाले 62% हैं। तो इस तरीके से भाषा के रूप में बांग्लादेश वाले बंगला भाषा बोलते हैं। तो वो अपनी अपनी भाषा को ऊपर उठाने के लिए एक दूसरे के साथ तनाव में रहते हैं और अलग क्षेत्र बनाने की मांग करते हैं। क्षेत्रवाद और भारतीय संघ से अलग होने की प्रवृत्ति, बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके आधार पर बहुत से क्षेत्र केंद्र से अलग होने की मांग करते हैं। जैसे
धार्मिक, भाषाई, जातीय अल्पसंख्यक वो अपने निवास के आधार पर वो निष्ठा में कमी बताते हैं। भारत और अनेक अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि अनेक धार्मिक और जातीय समूह इसका स्वाभाविक कारण नहीं है, बल्कि ये कारण है जैसे भाषा के आधार पर रोजगार के अवसरों से वंचित रहना, अल्पसंख्यक क्षेत्रों में आर्थिक कार्य कम होना, विकास गतिविधि कम होना और सीमा पार के लोगों की संस्कृति में असमानता होना। इनमें और भी कई कारण हैं जिनसे लोगों को ये लगता है कि हमारी उपेक्षा की जाती है, हमें इग्नोर किया जाता है, हमारा पूरा विकास नहीं किया जाता, इसलिए वो अलगाव या अलग होने की भावना उनमें पैदा हो जाती है। भारत में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो अलगाववादी प्रवृत्तियों से संबंधित हैं, जैसे डीएमके की मांग। डीएमके दल है तमिलनाडु के अंदर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। वो हमेशा से ही मद्रास राज्य में पृथकता आंदोलन को चलाता है और मद्रास को भारतीय संघ से अलग होने की इच्छा बार बार प्रकट करता रहता है। इसी तरीके से अकाली दल ने भी सिख समुदाय को स्वाधीनता से पूर्व खालिस्तान की मांग की कि पंजाब में एक अलग होकर पंजाबी अपना खालिस्तान बनाए। खालिस्तान की मांग जो है वो नई नहीं है, ये आज़ादी के दिनों से है। सिखों को धोखाधड़ी से भारतीय गणतंत्र में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। खालसा पंथ की हमें मजबूर किया गया, सिख धर्म को दबाने की कोशिश की गई, नीचा दिखाने की कोशिश की गई। खालिस्तान की मांग जो है वो कुछ मुट्ठी भर उग्र लोग करते थे, जिसमें राजनीतिक दल भी उनको मोहरा बनाते थे अपनी पार्टी में मिलाने के लिए या फिर वोट बैंक के लिए। असम में जैसे मीज़ो मांग, असम के अंदर जो मीज़ो पहाड़ी के लोग हैं वो भी भारतीय संघ से अलग होने की मांग करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम कटे फटे हैं, हमारा भारत के साथ एकदम विकास नहीं हो पाता, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। असम में नागा आंदोलन, जो नागा जाति के लोग हैं वो भी अलग होने की मांग करते हैं और नागालैंड राज्य इसी के आधार पर बना। पृथक तेलंगाना आंदोलन, तेलंगाना को प्रथम राज्य बनाने की मांग की गई क्योंकि वो ये कह रहे थे कि हमारा समुचित आर्थिक विकास नहीं हो रहा। यह आंदोलन काफ़ी टाइम से चला और आज तेलंगाना भी नया राज्य बन चुका है। तो बहुत सारी हमें भारतीय राजनीति में उदाहरण देखने को मिलते हैं कि अपने आप को उपेक्षित महसूस हुआ देखते हैं, इसलिए वो अलग होने की मांग करते हैं। क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय दलों का उदय। क्षेत्रवाद के आधार पर भारतीय राजनीति में बहुत से क्षेत्रीय दल बने जो क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं और अपने क्षेत्र से संबंधित कार्यों को करते हैं, जैसे कि तमिलनाडु में डीएमके, पंजाब में अकाली दल, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बिहार में राजद, उड़ीसा में बीजू जनता दल, असम में असम गण परिषद। इनका स्तर प्रबल होता जा रहा है और ये क्षेत्रवाद की भावना को बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं। क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम। जब हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद इस तरह से जोर पकड़ता जा रहा है और भारतीय संघ से अलग होने की मांग इतने सारे राजनीतिक दल या राष्ट्र कर रहे हैं, तो इसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, क्या दुष्परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। नेचुरल सी बात है कि जब अलग होने की मांग होगी तो संघर्ष और तनाव होगा, क्षेत्रों के बीच में अलगाववादी प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, ईर्ष्या द्वेष की भावना पैदा होगी। केंद्र और राज्य सरकारों में तनाव। जब राज्य सरकारें यह आरोप लगाएंगी कि केंद्र सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है, तो नेचुरल सी बात है कि उनमें आपस में तनाव होगा। स्वार्थी नेतृत्व का विकास। जब हम अपने ही क्षेत्र के विकास की बात करते हैं तो स्वार्थी नेतृत्व का विकास होता है, जो कि सिर्फ अपना भला चाहते हैं, राष्ट्र के बारे में नहीं सोचते। राष्ट्रीय एकता को चुनौती। जब हम अपने अपने क्षेत्र की बात करने लग जाएंगे तो राष्ट्र की जो एकता है वो भंग हो जाएगी और राष्ट्र जो है वो खंडित हो जाएगा। क्षेत्रीय असंतुलन। क्षेत्र इस तरीके से किसी क्षेत्र का विकास ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, तो क्षेत्रीय असंतुलन भी पैदा हो जाएगा। क्षेत्रीय दलों का विकास। और क्षेत्रवाद जब तक रहेगा, क्षेत्रीय दलों का निर्माण होता रहेगा और ये देश को बांटे रखेंगे और अपने अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, जो कि किसी भी देश की एकता के लिए। क्षेत्रवाद को रोकने के उपाय। क्षेत्रवाद जो हमारे देश के अंदर इतनी गंभीर रूप से पैदा हो चुका है, ये प्रवृत्ति इतनी गंभीर रूप धारण कर चुकी है, तो इससे देश की एकता को खतरा हो रहा है, देश की एकता खंडित हो रही है, विखंडित हो रही है, राष्ट्रीय एकता को चुनौती हुई है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें क्षेत्रवाद को रोकने के कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे कि लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता फैलानी चाहिए कि क्षेत्रवाद जो है वो हमारे लिए सही नहीं है, देश एक होना चाहिए, तभी हम संकट का सामना कर पाएंगे। सभी क्षेत्रों का समान आर्थिक विकास होना चाहिए। देखिए, जब सभी क्षेत्रों का समान आर्थिक विकास होगा तो किसी भी राज्य के अंदर उपेक्षा की भावना नहीं आएगी, वे एक दूसरे के साथ ईर्ष्या की भावना पैदा नहीं होगी। सभी लोगों को सभी क्षेत्र के समान आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि अनावश्यक ईर्ष्या पैदा ना हो। सबको समान आर्थिक सुविधाएं पैदा होंगी तो कोई भी एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष नहीं करेगा। किसी भी क्षेत्र पर हिंदी भाषा को ज़बरदस्ती न लादा जाए, बल्कि इस तरह से प्रचार किया जाए कि लोग इसे अपने आप स्वीकार करें। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हम, जब तक कि उसके प्रति हमारा
लगाव ना हो जाए। इस तरह से प्रचार करें कि लोग अपने आप हिंदी को स्वीकार करें। राजनीतिक नेताओं का आचरण ऐसा होना चाहिए कि वे क्षेत्र के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव समाज के अंदर ना करें। देखिए, हमारे राजनीतिक दल जो है वो रोल मॉडल बन सकते हैं। वो लोगों के बीच में इस तरह से भावना फैला सकते हैं कि सभी का आर्थिक जो विकास होगा, राजनीतिक विकास होगा, और खुद वो उनके बीच में ये भावना न फैलाएं कि ये क्षेत्र तुम्हारा है, ये हमारा है। ये बहुत गलत है। केंद्र व राज्य सरकारों को जो भी इनके बीच में आपस में समस्याएं हैं, अपनी मानसिकता जो संकीर्ण है उसे छोड़कर हल इस तरह से करना चाहिए समस्याओं का कि लोग उनको अपना आदर्श मानें। लोगों में असंतोष की भावना पैदा ना हो, बल्कि मजबूत केंद्र की आवश्यकता को वो समझने लग जाएं। थैंक यू।